दक्षिण भारत का एक ऐसा कोना जहां जंगलों का साम्राज्य था। जहां तक नजर जाती, हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें खड़ी थीं, मानो सदियों से प्रकृति ने इन्हें अपनी गोद में सहेज रखा हो। घनी हरियाली इतनी सघन थी कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पातीं। दिन के समय भी जंगल एक गहरी ठंडी छाया में डूबा रहता था। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध घुली हुई थी, और उस गंध के साथ घुली थी एक अनकही, अदृश्य सी बेचैनी, जैसे जंगल खुद किसी रहस्य को छुपा रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट कहीं गहराई में गूंजती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलता, जंगल का रंग बदलने लगता। साए लंबे और डरावने हो जाते। झाड़ियों के बीच से आती खामोश सरसराहटें हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें पैदा करतीं, और फिर धीरे धीरे पूरा जंगल किसी अदृश्य भय के अधीन हो जाता। गांव से जंगल की ओर जाती पगडंडियां अब सुनसान हो चुकी थीं। पहले जहां बच्चे खेलते खुदते जंगल के किनारे तक चले जाते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। बुजुर्ग औरतें दरवाजों पर दिए जलाकर मंत्र बुदबुदाती थीं, मानो इस अनदेखे भय को अपने घरों से दूर रखने की कोशिश कर रही हों। हर शाम जब लाल रंग का सूरज क्षितिज पर झुकता, तो गांव के कुत्ते भी बिना वजह भौंकने लगते। उनकी घबराई हुई आवाजों में एक ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रात का आना अब गांव वालों के लिए किसी सामान्य घटना जैसा नहीं रहा था। अंधेरा घिरते ही हर घर के दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए जाते। खिड़कियों पर लकड़ी के मोटे पटरे चढ़ा दिए जाते। लोग एक दूसरे को ताकीद करते, बाहर मत निकलना। जो पहले जंगल के किनारे अपने खेतों की रखवाली करते थे, अब साहस छोड़ चुके थे। आग के बड़े बड़े अलाव जलाए जाते, लेकिन उनका उजाला भी उस डर को पूरी तरह दूर नहीं कर पाता जो दिलों में घर कर चुका था। कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में एक दर्द भरी चीख सुनाई देती, कोई अनजान आवाज जो जंगल की गहराइयों से आती थी। वह चीख इंसानी थी या किसी घायल जानवर की, कोई तय नहीं कर पाता, लेकिन जो भी उसे सुनता उसकी रूह कांप जाती। चूल्हों की आग मद्धम पड़ जाती, और लोग चादरों में खुद को छुपाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगते। इन जंगलों के बीच अब कोई आम जानवर नहीं था जिसने यह डर फैलाया था। यह किसी भूखे तेंदुए या बाघ की कहानी नहीं थी जो अनजाने में गांव में घुस आया हो। नहीं, यह किसी ऐसे शिकारी का किस्सा था जो जानबूझकर इंसानों को शिकार बना रहा था। एक ऐसा शिकारी जो अब जंगल के कायदे कानून को तोड़ चुका था, और जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का रास्ता पकड़ चुका था। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे कि कैसे कुछ जानवर जब घायल होते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, तब वे कमजोर शिकार ढूंढने लगते हैं, और सबसे आसान शिकार इंसान। वे बताते थे कि यह बाघ पहले जंगल के जानवरों का पीछा करता था, लेकिन एक दिन शायद किसी दुर्घटना ने उसे इस भयानक रास्ते पर मोड़ दिया। अब वह अंधेरे में चुपचाप आता था, इंसानों को घात लगाकर दबोचता था, और फिर जंगल में गुम हो जाता था। जंगल अब केवल पेड़ पौधों का समुद्र नहीं था, वह एक ऐसा जीवित प्राणी बन गया था जो हर सांस के साथ खतरे की महक छोड़ता था। हर फूटी हुई शाख, हर टूटी हुई पत्ती, हर सरसराहट अब डर का संदेश बन गई थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर कहते, वह फिर से आ सकता है। आज रात भी आसमानी रंग धीरे धीरे काले अंधकार में घुलते जाते थे। दूर दराज के गांवों से उठती धुएं की रेखाएं आसमान को चीरती थीं, और उसी धुएं की आड़ में कहीं किसी झाड़ी के पीछे वह बाघ अपनी भूरी आंखों से इस दुनिया को निःशब्द देख रहा था। शांत, धैर्यवान, लेकिन घातक। गांवों में डर का माहौल धीरे धीरे पागलपन की तरह फैलने लगा था। पहले सिर्फ कुछ लोग ही जंगल के किनारे गायब हुए थे, लेकिन अब गांव के अंदर भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। दिन ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। दरवाजे पर मोटी लकड़ियों की बल्लियां लगा दी जाती, और खिड़कियों को कपड़े और टिन के टुकड़ों से ढक दिया जाता। हर घर में घुटी घुटी सी बातें होती। वह बाघ अब इंसानों के बीच आ गया था। सबसे पहला बड़ा हादसा हुआ गांव के चरवाहे रमेश के साथ। वह रोज सुबह अपनी बकरियां लेकर जंगल की ओर चला जाता था और शाम तक लौट आता था। लेकिन उस दिन सूरज डूबने को था और रमेश का कोई अता पता नहीं था। परिवार वालों ने सोचा,
शायद कहीं फंस गया होगा या किसी जानवर का पीछा करते करते दूर निकल गया होगा। जब अंधेरा पूरी तरह छा गया, तब 4-5 नौजवान हाथों में मशालें लेकर उसे ढूंढने निकले। झाड़ियों के बीच थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक टूटी हुई लाठी मिली। पास ही में रमेश की चप्पलें पड़ी थीं, खून से सनी हुई। लेकिन रमेश वहां नहीं था। कहीं कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। बस रात का सन्नाटा और जलती हुई मशालों की फड़फड़ाती रोशनी। सभी के दिलों में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। वे वापस लौट आए, लेकिन अब पूरे गांव को पता था रमेश वापस नहीं आएगा। अगले दिन गांव के प्रधान ने सबको इकट्ठा किया। माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। सबने तय किया कि अब बच्चों और औरतों को बिल्कुल भी जंगल के पास नहीं जाने दिया जाएगा, और मर्द भी समूह बनाकर ही खेतों में जाएंगे। लेकिन डर का जो बीज बोया जा चुका था, वह अब तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही दिनों बाद दूसरा हमला हुआ। गांव की एक महिला सीता हर रोज दोपहर को पास के कुएं से पानी भरने जाती थी। वह कुआं गांव से बस आधा किलोमीटर दूर था, लेकिन उसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। उस दिन भी वह हंसती खिलखिलाती पानी भरने गई थी। लेकिन जब शाम तक वह वापस नहीं लौटी, तो घर वाले घबरा गए। अंधेरे में खोज करने निकले तो कुएं के पास उसका गिरा हुआ घड़ा मिला। घड़े के पास मिट्टी पर खून के धब्बे थे, और कुछ दूर उसके दुपट्टे का फटा हुआ टुकड़ा झाड़ियों में अटका हुआ था। इस बार तो पूरा गांव जैसे कांप उठा। बच्चे रोने लगे, बूढ़े भगवान को याद करने लगे, और नौजवानों की आंखों में भी डर साफ दिखने लगा। रात को किसी ने दरवाजा भी खटखटाया तो लोग अंदर से ही चिल्ला देते, कौन है? बाहर कोई जवाब नहीं आता। हवा भी अब डरावनी लगने लगी थी। कभी किसी पेड़ की डाल हिलती तो कभी झाड़ियों में कुछ सरकता, और सबके दिल धक धक करने लगते। धीरे धीरे अफवाहें भी फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है, यह कोई जंगल का दैत्य है जो इंसानों की आत्माएं खाने आया है। बच्चों को डराने के लिए औरतें कहानियां गढ़ने लगीं, सोते समय दरवाजा बंद नहीं किया तो बाघ तुम्हें उठा ले जाएगा। डर अब कहानी नहीं रह गया था, वह सबकी आंखों में सच बनकर बस चुका था। गांव के चारों तरफ सुरक्षा के लिए अलाव जलाए जाने लगे। पहरेदार रात भर जागते, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से किसी के गायब होने की खबर आ ही जाती। बाघ नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर किसी को महसूस हो रही थी। जैसे अंधेरे में कोई आंखें गड़ाकर देख रहा हो, जैसे झाड़ियों के पीछे कोई साया लगातार पीछा कर रहा हो। गांव के सबसे बूढ़े आदमी काका रामस्वरूप ने एक रात कहा, यह अब हमारे बस की बात नहीं रही। अब हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जंगल को जानता हो, बाघ को पहचानता हो। कोई शिकारी, कोई असली शिकारी। अगली सुबह गांव के प्रधान ने कुछ नौजवानों को पास के कस्बे भेजा, जहां से किसी बड़े शिकारी को बुलाने की कोशिश की जा सके। सबकी आखिरी उम्मीद अब उसी पर टिकी थी। गांव अब खामोश था, मानो सबने सांस रोक ली हो। हर सुबह सूरज उगता, लेकिन लोगों के चेहरों पर कोई रोशनी नहीं आती थी। और रातें रातें अब और भी लंबी और भी डरावनी होती जा रही थीं। सबको बस इंतजार था उस इंसान का जो आएगा और इस डरावने साये का अंत करेगा। लेकिन तब तक हर रात, हर सरसराहट, हर साया मौत की तरह मंडराता रहता। 3 दिन की बेचैनी के बाद एक सुबह गांव के बाहर धूल उड़ती हुई एक जीप आती दिखी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जीप से उतरे एक लंबे, चौड़े कंधों वाले आदमी, जिनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उनके हाथ में एक पुरानी राइफल थी और कमर पर चमड़े की बेल्ट में कारतूस टिके थे। चेहरे पर न कोई घबराहट, न कोई घमंड, बस एक शांत सा आत्मविश्वास। वही थे केनेथ एंडरसन। गांव वालों ने दूर से ही उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखा। कई लोगों ने जाकर हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, साहब, अब सब आपके भरोसे हैं। यह दैत्य हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। केनेथ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बोले, मैं कोशिश करूंगा कि आप सब जल्द सुरक्षित महसूस करें। कोई औपचारिकता नहीं थी, न कोई भाषण। वह सीधे काम पर उतर आए। पहले उन्होंने प्रधान और गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से बैठकर हर घटना की पूरी जानकारी ली। कब कब हमला हुआ,
कहां से लोग गायब हुए, किस दिशा में आवाजें सुनी गईं। केनेथ हर छोटी बात को ध्यान से सुनते और दिमाग में नक्शा बनाते जाते। बातचीत खत्म होते ही उन्होंने अपने बूट के फीते कसे, टोपी सीधी की और अपनी राइफल उठाकर जंगल की ओर बढ़ चले। कुछ नौजवान उनके साथ चलने को तैयार हुए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर रोक दिया। बोले, यह रास्ता अब मेरा है, आप लोग गांव की सीमा तक ही रहिए। जैसे ही केनेथ जंगल में घुसे, माहौल एकदम बदल गया। सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। चारों तरफ घनी झाड़ियां, मोटे मोटे पेड़ और बीच बीच में जंगली बेलें लटक रही थीं। हवा में नमी थी और मिट्टी की तीखी महक। दूर कहीं कोई तोता चिल्लाया, फिर सब कुछ फिर से खामोश हो गया। हर कदम सावधानी से रखा गया। केनेथ जमीन पर झुके और के निशान देखने लगे। कुछ देर में उन्हें ताजा पंजों के निशान दिखे, भारी पंजों के गहरे निशान जो मिट्टी में साफ दिखाई दे रहे थे। निशान सीधे उस तरफ जा रहे थे जहां से रमेश और सीता गायब हुए थे। केनेथ ने ध्यान से निशानों का आकार देखा। बड़े गहरे पंजे, बाघ का था, कोई शक नहीं। लेकिन एक बात अजीब थी, पंजों के बीच का फासला कुछ ज्यादा था। मतलब यह बाघ चल नहीं रहा था, धीरे धीरे दबे पांव रेंग रहा था, जैसे किसी पर घात लगाने के लिए। आगे बढ़ते हुए उन्हें झाड़ियों के पीछे खून के धब्बे मिले जो अब सूख चुके थे। आसपास हवा में सड़न की हल्की बदबू थी। शायद कोई पुराना शिकार वहीं आसपास पड़ा था। केनेथ ने गहरी सांस ली और धीरे से चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल की हवा में एक अनदेखा डर फैला हुआ था। ऐसा डर जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन दिल महसूस कर सकता था। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पेड़ के तने पर खरोंचों के निशान मिले। बाघ ने अपने पंजे से पेड़ को गहरा काटा था। यह उसकी ताकत और इलाके पर कब्जे का इशारा था। केनेथ जान गए थे कि यह बाघ केवल शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि इस पूरे जंगल को अपनी जागीर समझ रहा था। दिन ढलने को था। सूरज की सुनहरी किरणें अब लाल होती जा रही थीं। जंगल का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगा था। केनेथ ने तय किया कि आज रात यहीं आसपास इंतजार किया जाएगा। उन्होंने गांव के कुछ मजबूत लड़कों से कहा कि एक ऊंचा मचान तैयार करें, मजबूत लकड़ियों का, और पेड़ की ऐसी शाखा पर जो जमीन से कम 20 फुट ऊपर हो। गांव के लड़कों ने डरते डरते मचान तैयार किया। केनेथ ने एक घायल बकरी को पास में बांधने का प्लान बनाया ताकि बाघ को लुभाया जा सके। बकरी हल्की हल्की मिमिया रही थी और उसकी आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। रात होते ही पूरा जंगल स्याह काले साए में बदल गया। हर पत्ती, हर शाख हिलती तो दिल बैठने लगता। केनेथ अपने मचान पर चुपचाप बैठे थे। राइफल उनके घुटनों पर टिकी थी, उंगलियां ट्रिगर पर आराम से रखी थीं। आंखें हर दिशा में सतर्क थीं और कान हर छोटी से छोटी आवाज पर टिके हुए। जैसे जैसे रात गहराती गई, बकरी की मिमियाहट और भी बेचैन होती गई। अचानक झाड़ियों में एक सरसराहट सुनाई दी, फिर गहरी सांस जैसी कोई भारी आवाज। केनेथ के पूरे शरीर में चेतावनी की लहर दौड़ गई। वह बिना हिले डुले एक पत्थर की तरह स्थिर हो गए। लेकिन उस रात कुछ नहीं हुआ। झाड़ियों से आती सरसराहट रुक गई। बकरी कांपती रही, लेकिन बाघ सामने नहीं आया। शायद उसने इंसानी गंध पकड़ ली थी, या शायद वह कहीं और किसी और जगह घात लगाए बैठा था। सुबह की हल्की रोशनी में थके हुए लेकिन हार न मानते हुए केनेथ मचान से नीचे उतरे। उन्होंने तय कर लिया था यह लड़ाई लंबी होगी, और यह लड़ाई धैर्य और समझदारी से ही जीती जा सकती थी। अभी बस शुरुआत थी। अगली कुछ रातें केनेथ एंडरसन के लिए बेहद थकाऊ और निराशाजनक रहीं। हर बार वह मचान पर बैठते, बकरी को बांधते, हवा में कान गड़ाते, लेकिन बाघ सामने नहीं आता था। कभी कभी झाड़ियों से हल्की आवाजें आती, सूखी पत्तियां चरमराती, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो जाता, जैसे कोई अदृश्य साया बस उन्हें चिढ़ा रहा हो। गांव वालों की आंखों में धीरे धीरे चिंता फिर से लौटने लगी थी। सबको लगने लगा कि शायद यह बाघ इंसानों से ज्यादा चालाक है। वह जानता था कि जाल बिछाया गया है। वह सावधानी से हर खतरे को सूंघ लेता था, और जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि सब सुरक्षित है, वह हमला नहीं करता था। केनेथ ने यह बात जल्दी ही समझ ली थी।
वह अब बाघ के दिमाग से सोचने लगे थे। उन्होंने सोचा, अगर यह बाघ इतना चालाक है तो इसका हर कदम भी सोचा समझा होगा। वह बिना किसी निशान के शिकार करता था, तेज दौड़ने वाला शिकारी नहीं था, बल्कि घात लगाकर हमला करता था। केनेथ ने पुराने हमलों का नक्शा बनाया। उन्होंने देखा कि बाघ ने हमेशा शाम ढलने के बाद हमला किया था, हमेशा अकेले घूम रहे लोगों को निशाना बनाया था और हमले की जगह हमेशा जंगल से सटी हुई रही थी। वह भीड़ या शोर से दूर रहता था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन निशाना अचूक था। अब केनेथ ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि बाघ जहां से लोगों को उठाता है, वहां खुद जाकर बैठा जाए, लेकिन इस बार बिना मचान के, जमीन पर, झाड़ियों के बीच, बिल्कुल खामोशी से, ताकि बाघ को लगे कि यह कोई आसान शिकार है। यह योजना बेहद खतरनाक थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। इस बार केनेथ ने बकरी को नहीं बांधा। खुद एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गए। राइफल घुटनों पर थी, आंखें खुली थीं और हर छोटी से छोटी आवाज पर ध्यान था। रात गहराती गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे झाड़ियां सरसराने लगी थीं। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, फिर सब शांत। तभी अचानक केनेथ को सामने झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। कोई भारी चीज धीरे धीरे सरक रही थी। उनकी सांसें रुक गईं, उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं, आंखें पूरी तरह सतर्क हो गईं। झाड़ियों के पीछे से उन्हें हल्की सी परछाई दिखी, बड़ी, भारी और बेहद सधे हुए कदमों से चलती हुई। फिर एक पल के लिए वह परछाई रुकी। केनेथ ने राइफल सीधी की, निशाना साधा और ट्रिगर दबाने ही वाले थे कि अचानक हवा का रुख बदल गया। उनकी अपनी गंध बाघ तक पहुंच गई थी। अगले ही पल वह भारी परछाई झटके से पीछे हट गई। झाड़ियों में जोरदार सरसराहट हुई और फिर तेज दौड़ने की आवाज। केनेथ ने फौरन फायर किया। एक तेज धमाका जंगल में गूंजा, लेकिन निशाना खाली गया। बाघ गहरी झाड़ियों में गायब हो चुका था। केनेथ कुछ पल वहीं स्थिर बैठे रहे। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानते थे कि यह मौका बहुत करीब था, लेकिन बाघ उनसे भी तेज निकला था। इस शिकारी के खिलाफ एक पल की भी चूक भारी पड़ सकती थी। सुबह होते ही उन्होंने उस जगह का मुआयना किया। झाड़ियों में भारी पंजों के निशान थे, मिट्टी उखड़ी हुई थी और एक जगह बाघ के दौड़ने के निशान इतने ताजे थे कि ऐसा लगता था अभी अभी कोई भारी जानवर गुजरा है। केनेथ अब समझ चुके थे यह कोई साधारण आदमखोर नहीं था। यह बाघ चालाकी, धैर्य और शातिर दिमाग का नमूना था। वह डर का इस्तेमाल करता था, शोर से बचता था और मौके पर बिजली की तेजी से हमला करता था। लेकिन केनेथ हार मानने वालों में से नहीं थे। वह मुस्कुराए और बड़बड़ाए, तुम्हारी चालाकी चाहे जितनी हो, मैं भी कम नहीं हूं। अब खेल शुरू हो गया है। अब वह तय कर चुके थे अगली बार योजना और भी खतरनाक होगी, लेकिन इस बार बाघ को कोई शक नहीं होगा। उसे लगेगा कि शिकार आसान है और तभी वह उस अपनी आखिरी गलती करेगा। अगली सुबह केनेथ ने तय कर लिया कि अब वह खुद बाघ के इलाके में घुसपैठ करेंगे। यह खतरनाक था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर बाघ जंगल के राजा की तरह अपने क्षेत्र में घूमा रहा था, तो उसे वहीं जाकर चुनौती देनी थी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वह कुछ दिन के लिए अकेले जंगल में रहेंगे। लोग डर गए, लेकिन उनकी आंखों में केनेथ के लिए आदर भी दिखा। उन्होंने एक छोटा सा सामान तैयार किया, कुछ सूखे खाने की चीजें, पानी की बोतल और अपनी भरोसेमंद राइफल। दोपहर की गर्मी में, जब ज्यादातर जानवर सुस्त हो जाते हैं, केनेथ जंगल में घुसे। हर कदम फूंक फूंक कर रखते, झाड़ियों की हल्की सरसराहट को भी नजरअंदाज नहीं करते। वह सीधे उस दिशा में बढ़े जहां पिछली बार बाघ के ताजे निशान मिले थे। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गए, हवा में बाघ की तीखी गंध और भी मजबूत हो गई। यह वही गंध थी जो एक शिकारी को बताती है कि मौत ज्यादा दूर नहीं है। केनेथ ने एक सूखा पेड़ चुना, जिसकी मोटी शाखाओं पर चढ़कर उन्होंने खुद को छिपा लिया। नीचे गिरी हुई पत्तियों और टूटी टहनियों से रास्ता साफ था। हर दिशा में उन्होंने ध्यान दिया। पूरी दोपहर और शाम तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया, अचानक जंगल का माहौल बदल गया। दूर कहीं हिरणों के झुंड ने चेतावनी की आवाज निकाली। बंदरों ने पेड़ों से चीखना शुरू कर दिया। केनेथ ने अपने राइफल को कसकर पकड़ा।
वह जान गए थे शिकारी पास आ रहा था। कुछ मिनट बाद झाड़ियों के पीछे हल्की सी आहट हुई। कोई भारी शरीर धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। धड़कनें तेज हो गईं। केनेथ ने सांस रोकी और राइफल का निशाना उसी दिशा में साधा। फिर पेड़ों के बीच एक जोड़ी चमकती आंखें दिखीं, पीली, खतरनाक और गहरी। यह वही था, बाघ। बाघ ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसका सिर नीचा था, कंधे झुके हुए थे और चाल इतनी सावधानी से कि पत्तियां भी नहीं चरमराईं। वह बिल्कुल निश्चिंत था कि उसका शिकार असहाय है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज शिकार और शिकारी की भूमिकाएं बदल चुकी थीं। केनेथ ने इंतजार किया, सही दूरी का, सही मौके का। जब बाघ बिल्कुल करीब आया, बस 20 कदम की दूरी पर, केनेथ ने एक गहरी सांस ली, राइफल को स्थिर किया और ट्रिगर दबा दिया। धमाके के साथ गोली चली और बाघ की दहाड़ बाज जंगल को चीरती हुई गूंजी। जानवर ने एक झटका खाया, फिर पूरी ताकत से झाड़ियों में भाग गया। कुछ देर तक भारी धमधमाहट होती रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। केनेथ पेड़ पर स्थिर बैठे रहे, हर पल अलर्ट। वह जानते थे घायल बाघ सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक छोटी सी चूक और शिकारी खुद शिकार बन सकता था। रात भर वह पेड़ पर बैठे रहे, आंखें खुले रखीं। मौत अब भी आसपास मंडरा रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, अब लड़ाई आखिरी दौर में थी। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी थी। केनेथ ने पेड़ से नीचे उतरने का फैसला किया। पूरी रात उन्होंने एक पल के लिए भी आंखें नहीं बंद की थीं। हर झोंके में उन्हें खतरे की गंध महसूस हो रही थी। अब जब सूरज की पहली किरणें पत्तों पर पड़ने लगीं, तो वह सावधानी से आगे बढ़े। जहां बाघ भागा था, वहां झाड़ियों में टूटे हुए पेड़ पत्ते और जमीन पर गहरे पंजों के निशान थे। साथ ही खून के छींटे भी ताजे और गहरे लाल। केनेथ ने निशान पकड़ लिए। घायल बाघ दूर नहीं गया था, यह साफ था। लेकिन घायल जानवर सबसे खतरनाक होता है। वह डरता नहीं, सीधे हमला करता है। धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, केनेथ खून के निशानों के सहारे आगे बढ़ते रहे। जंगल अब भी डरावना था। कहीं कोई आवाज नहीं, बस हर कुछ मिनट में पत्तियों की सरसराहट या किसी पक्षी का डरी हुई चहचहाहट। हर कदम पर उन्हें लगता कि अगले ही पल बाघ सामने छलांग लगा सकता है। करीब 1 घंटे की खोज के बाद एक घनी झाड़ी के पास केनेथ को खून से सना एक गड्ढा दिखा। वहां मिट्टी उखड़ी हुई थी और बीचों बीच बाघ लेटा हुआ था, बेहद शांत लेकिन जिंदा। केनेथ तुरंत रुक गए। यह सबसे खतरनाक पल था। घायल बाघ ऐसे मौकों पर बिजली की तेजी से हमला कर सकता था। वह धीरे से पीछे हटे, राइफल को कंधे से लगाया और सांस रोककर निशाना साधा। एक पल के लिए बाघ ने सिर उठाया, उनकी ओर घूरा और तभी केनेथ ने फायर किया। गूंजती आवाज के साथ गोली सीधी बाघ के दिल में लगी। इस बार बाघ नहीं भागा, वह वहीं जोरदार दहाड़ के साथ गिर पड़ा। कुछ पल तड़पने के बाद पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। केनेथ कुछ मिनट तक वहीं खड़े रहे, राइफल तैयार रखी। जब पूरा यकीन हो गया कि खतरा खत्म हो चुका है, तब वह आगे बढ़े। घायल बाघ अब शांत पड़ा था, उसकी विशाल देह अब भी डरावनी लग रही थी, लेकिन उसमें कोई जान बाकी नहीं थी। सांस लेते हुए केनेथ ने आसमान की ओर देखा। सूरज पूरी तरह निकल आया था। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। वह जानते थे उन्होंने न सिर्फ एक खतरनाक आदमखोर को खत्म किया था, बल्कि पूरे गांव को डर के साए से आजादी दिलाई थी। यह एक लंबी, थकाऊ और जानलेवा लड़ाई थी, लेकिन आज जंगल फिर से आजाद था। बाघ के मारे जाने की खबर जंगल से निकलते ही हवा की तरह गांव में फैल गई। जब केनेथ बाघ की लाश के साथ गांव पहुंचे, तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग घरों से निकलकर उन्हें देखने दौड़े। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। किसी ने फूलों की माला लाकर उनके गले में डाल दी, तो कोई उनके पैर छूने लगा। उन आंखों में आभार था, राहत थी और एक नई उम्मीद थी। वह आदमखोर जिसने महीनों से गांव वालों को मौत के साए में जीने पर मजबूर कर रखा था, अब मिट चुका था। केनेथ ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। वह जानते थे कि उनका काम खत्म हो चुका था। अब इस गांव को उनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने सरपंच से विदा ली,
और वादा किया, अगर फिर कभी जरूरत पड़ी मैं वापस आऊंगा। जैसे ही वह जंगल के रास्ते वापस लौटे, पीछे से बच्चों की आवाजें आईं। वाह, धन्यवाद साहब, आप हमारे हीरो हो। केनेथ ने मुड़कर एक आखिरी बार गांव को देखा। सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसी शांति किसी बड़ी जंग के खत्म होने के बाद आती है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कदम बढ़ाए। वह जानते थे जंगल ने एक बार फिर अपना संतुलन पा लिया था और उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था, सच्चे शिकारी का सुकून। हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये रोमांचक सफर और लोगों तक पहुंच सके। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक और रोमांच, एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।